नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडी स्पेशल में। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। तो क्या वाकई में आबादी पर सियासत भी आबाद हो चुकी है? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? दरअसल संघ के 96वें स्थापना दिवस पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि देश में जनसंख्या असंतुलन बड़ी समस्या बन रहा है। उन्होंने कहा कि आज हिंदुओं के मंदिरों की जमीनों को हड़पा जा रहा है, खासतौर पर सीमावर्ती राज्यों में आबादी असंतुलित हो गई है, ऐसा कहना है उनका। इसलिए जनसंख्या नीति पर विचार होना जरूरी है। आगे कहा कि सरकार को जनसंख्या नीति सभी वर्ग के लिए लागू करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि एनआरसी से घुसपैठियों की पहचान होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में फिर से टारगेट किलिंग शुरू होने पर भी चिंता जताई। तो इतिहास के पन्नों के तरफ भी लेके गए मोहन भागवत। लेकिन आपको संक्षेप में सुनवाते हैं आखिर क्या कुछ कहा उन्होंने नागपुर की धरती से। थोड़ा सा वो सुनवाते हैं आपको पहले। ये काम संघ की शाखाओं के माध्यम से और सामाजिक समरसता मंच नामक गतिविधि से संघ स्वयंसेवक कर रहे हैं, क्योंकि भेद रहित समताधिष्ठित समाज स्वातंत्र्य के टिकने की गारंटी है और राष्ट्र के एकात्मता का अधिष्ठान है। हमारे इतिहास में प्राचीन समय से लेकर अब तक बहुत उदाहरण है, बहुत पर्व ऐसे हैं जिससे बार बार इस एकात्मता का और अधिष्ठान मजबूत बनाया गया है। उस समय देश में यह अत्याचार चल रहा था कि अपनी पूजा बदलो नहीं तो मरो। तो कश्मीर से लोग गुरुजी के पास आए, हाथ जोड़कर सुरक्षा के लिए विनती की। तेग बहादुर जी चले गए दिल्ली बादशाह के सामने और अपनी धर्म श्रद्धा का परिचय देते हुए उनका बलिदान हुआ। उन्होंने अपना सिर दे दिया। परंतु भारतवर्ष में इस प्रकार की पूजा की स्वतंत्रता बनी रहेगी, सबकी पूजा स्वीकार होगी, कोई एक दूसरे की पूजा पर जबरदस्ती नहीं कर सकता। यह जो अपने भारतवर्ष के संस्कृति का सार है उसको उन्होंने दिया नहीं, सिर दिया, सार नहीं दिया। इसलिए हिंद की चादर कहलाए। तो बताने के लिए अलग अलग विषय हैं, इतिहास में भी काफी कुछ दर्ज है और बताना बड़ा आसान हो जाता है जब आप इतिहास की तरफ देखते हैं। और शायद मोहन भागवत जी भी यही कुछ कर रहे थे। संदीप मिश्रा जी से सीधा जुड़ते हैं, हमारे भोपाल ब्यूरो चीफ न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप जी, लोग कहते हैं कि संघ एक राजनीतिक संगठन नहीं है, संघ भी इस बात को स्वीकार करता है। लेकिन अगर हम अतीत में जाएंगे तो बिहार का वो चुनाव जिसमें संघ ने आरक्षण को लेकर कुछ कहा था, और अब उत्तर प्रदेश का चुनाव है, ऐसे में संघ प्रमुख का बयान किस तरह से प्रभावित कर सकता है आगामी चुनावों को, और क्या कुछ असर पड़ेगा इसका देश की सियासत पर? विवेक, अगर हम बात करें तो संघ जो है बिल्कुल राजनीतिक संगठन नहीं है, लेकिन इस बात से बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता कि जब जनहित के मुद्दे आते हैं तो इस मुद्दे पर संघ जरूर आगे आता है। आपने बिहार की बात कही, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जिस तरह से जनसंख्या नियंत्रण की बात कर रहा है संघ, उसमें भी कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि जनसंख्या जिस तरह से बेतहाशा जनसंख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है पूरे देश में, वो कहीं ना कहीं समस्या तो है देश के लिए। लिहाजा आज का जो कार्यक्रम था विजयदशमी के मौके पर संघ का बड़ा कार्यक्रम आयोजित होता है, तो यहां पर कहीं न कहीं जनसंख्या पर नियंत्रण पर जोर दिया गया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत की ओर से उन्होंने यही बताने का प्रयास किया है कि अब इसको लेकर विचार करने की आवश्यकता है, न कि भाजपा को बल्कि कांग्रेस पार्टी को भी इस पूरे मसले पर विचार करना चाहिए। जिस तरह से जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है वो आने वाले दिनों में देश के लिए कहीं न कहीं समस्या का सबब बनेगी। और इसीलिए आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश में भी इस पूरे मामले को लेकर राजनीति गरमाई थी, पूरे देश में राजनीति गरमाई। उत्तर प्रदेश में कानून बनाने की भी बात कही गई थी और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके पूरे देश में भी बात उठी कि
जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनना चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं इन सब चीजों पर राजनीतिक परत पड़ गई और धीरे धीरे करके मामला ठंडा पड़ गया। लेकिन जिस तरह से आज फिर से संघ प्रमुख ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया और बयान जारी किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि जनसंख्या बढ़ने का कारण घुसपैठिए भी है। जो सीमा भारत से लगी सीमाएं हैं, तो वहां से भी कुछ ऐसे असामाजिक तत्व लगातार घुसते चले जा रहे हैं, जिसके कारण कहीं न कहीं जनसंख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो उस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। तो इन सब चीजों को फिलहाल आज गंभीरता से लिया गया है और इस बात में कोई शक नहीं है कि जब संघ प्रमुख ने आज इस तरह का बयान दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय भाजपा की जो केंद्र की और राज्य की सरकारें हैं, अब इस पूरे मामले में जरूर गंभीरता से विचार करेंगी। जी बिल्कुल गंभीरता से विचार करेंगी। मैं एक बार फिर से आपका रुख करूंगा, उससे पहले आपको सुनवाते हैं इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने। मोहन भागवत जी के 2 बयान मैंने सुने हैं जो मुझे पूरा ध्यान है, जहाँ तक कि पहले भी एक बार उन्होंने कहा था कि अधिक बच्चे होना चाहिए, और अब वो कह रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए। तो फैसला तो उन्हीं को करना है कि वो कौन से बयान पर उनका सही माना जाए। पहले वो अपनी बात कहें, फिर हम लोग अपनी बात करें। संदीप, ये बात तो साफ हो जाती है क्योंकि कांग्रेस इसी तरह का रुख अख्तियार करेगी, खासतौर से जब मामला संघ का हो। और आरिफ मसूद ने भी लगभग वही बात कही। आपने अच्छी बात ये बताई कि बीजेपी का क्या रुख होगा, ये देखने लायक होगा। लेकिन कांग्रेस सीधे तौर पर है कि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो इस समय ब्राह्मण वर्ग को जिस तरह से लुभाने का वहां प्रयास किया जा रहा है, या हिंदू वर्ग पर जिस तरह से वहां पर सभी आतुर हो रहे हैं, अलग अलग सम्मेलन में जाके शरीक हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में नहीं तो सियासत की बयार कुछ और दिखाई देती थी, पर यह धीरे धीरे जो कल्चर चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा असर तो पड़ेगा वहां पर। अब बिल्कुल देखिए असर पड़ेगा, क्योंकि अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी कहीं न कहीं जो मुस्लिमों को अपना रिजर्व वोट बैंक मानती थी, तो अब आज जो मुस्लिम वोट बैंक है विवेक, वो भी अब कहीं न कहीं कन्वर्ट हुआ है। भारतीय जनता पार्टी से बड़ी संख्या में मुस्लिम वोट बैंक भी जुड़ा है। क्योंकि अब अगर हम बात करते हैं तो मुस्लिम वर्ग हैं, अब ये शिक्षित हो चुके हैं पहले के, क्योंकि पहले इनके बीच में उतना शिक्षा का प्रसार नहीं हुआ था, उतने शिक्षित नहीं थे। और अब जिस तरह से समय बदला है, आधुनिकीकरण हुआ है, तो अब काफी संख्या में अब मुस्लिम वर्ग भी शिक्षित हुआ है। और इसलिए अब जब भारतीय जनता पार्टी अपनी बातें करती है तो उस बात से इत्तेफाक रखता है मुस्लिम वर्ग भी। और इसलिए अब पूर्ण रूप से अब जो जनसंख्या का हमेशा उन पर कहीं न कहीं दोषारोपण किया जाता है, या हमेशा बात कही जाती है कि मुस्लिम वर्ग की ओर से जनसंख्या बढ़ती है, तो उसमें भी कहीं न कहीं अब रोक लगी है। बात यहां पर सभी वर्गों को लेकर के भी हो रही है कि सभी वर्ग इस पे कहीं न कहीं नियंत्रण करें, क्योंकि एक चिंता तो है पूरे देश के लिए। आपने यूपी की राजनीति की बात कही है। यूपी में जाति आधारित राजनीति बड़े स्तर पर की जाती है। बिल्कुल वहां पर ब्राह्मणों का एक अलग वर्चस्व है, यादवों का अलग वर्चस्व है, ओबीसी का अलग वर्चस्व है। तो वहां पर जरूर जाति वर्ग के आधार पर राजनीति होती है। और ये जिस तरह से, क्योंकि वहां भी मुस्लिमों की एक बड़ी आबादी है, तो ये सारी समीकरण जरूर इनको साधने में थोड़ा सा अलग अलग राजनीतिक समीकरण बैठाने पड़ेंगे, भाजपा हो या फिर कांग्रेस हो। लेकिन अगर कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस अपने तरीके से, अपने नजरिए से सोचती है, और वो जो मुस्लिम वोट बैंक है तो उसको अपना रिजर्व वोट बैंक मानती है। इसलिए यहाँ पर कहीं न कहीं उसी पक्ष में बयान भी देती है। जी बिल्कुल संदीप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका क्रमबद्ध तरीके से समझाने के लिए दर्शकों को। और चलिए अब हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं बीजेपी कांग्रेस से सम्मानित प्रवक्ता, उनका परिचय आपसे करा देता हूं। चिंतामणि मालवीय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व सांसद हैं और प्रदेश उपाध्यक्ष हैं इस समय वर्तमान में बीजेपी मध्य प्रदेश के। डॉक्टर रामकिशोर दोगने जी पूर्व विधायक हैं कांग्रेस के। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा चिंतामणि मालवीय जी आप ही से। मालवीय साहब, संघ प्रमुख मोहन भागवत का ये बयान तो आ गया है, अब पहला स्टैंड क्या है आप लोगों का उनके बयान के आने के बाद? देखिए, ये केवल पार्टी का सवाल नहीं है और ना ही किसी वर्ग का सवाल है, ना किसी धर्म मजहब का सवाल है, ये देश का सवाल है। और देश के पास जितने संसाधन है, हमारी आबादी जितनी है, हमारा
इंफ्रास्ट्रक्चर जितना है उसको दृष्टिगत रखते हुए ये आवश्यक है कि अब हम हमारी आबादी का नियमन करें, और अगर नियमन नहीं करेंगे तो हमारी स्थिति जो है वो आने वाले समय में बहुत खराब हो जाएगी जी। और देश विकास नहीं कर सकेगा। हम आज अगर एक 4 लेन बनाते हैं, 5 साल बाद वो 4 लेन हमें छोटा लगने लगता है। आज हम एक स्कूल बनाते हैं, बनाने के 2 साल बाद ही वो स्कूल हमको छोटा लगता है, कोई दूसरे स्कूल की आवश्यकता होती है। आज हर जगह लाइनें, हमारे बच्चों को एडमिशन नहीं मिल रहे हैं, ट्रेन में जगह नहीं है, अब पानी की उपलब्धता नहीं है। तो ये सब के कारण ये सोचना पड़ेगा कि हमारे पास जितने संसाधन है उतनी ही आबादी का नियमन करना हमें चाहिए। और अब समय आ गया, अब ये समय नहीं है कि कोई 8 बच्चे पैदा करे, कोई 10 बच्चे पैदा करे, और फिर कोई मजहब के आधार पे अगर ये कहेगा कि नहीं हमारे यहाँ तो ऐसा है और हम नहीं कर सकते, तो फिर वो सोचना होगा कि पहले देश या पहले मजहब। दूसरा ये कि जो तमाम बहुत बड़ी संख्या में इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, करीब 5 करोड़ जिनकी संख्या बताई जाती है, उनको भी ढूंढ करके देश से निकालना आवश्यक है, क्योंकि वो इस देश में कचरा बढ़ा रहे हैं। इस देश में ऐसे बिल्कुल अनपढ़ और जो कहीं से भी संसाधन नहीं है ऐसे लोगों की संख्या बढ़ा रहे हैं जी। कुल करके देश में वजन बढ़ा रहे हैं। ऐसे लोगों को भी ढूंढ करके बाहर करना चाहिए। डॉक्टर रामकिशोर दोगने जी, सर संघ प्रमुख ये बात भी कह रहे हैं कि 1951 से 2011 के बीच जो जनसंख्या वृद्धि दर में भारी अंतर का कारण हुआ, उसकी वजह वो मानते हैं कि मतपंथों के अनुयायियों का अनुपात भी कम हो गया, मुस्लिम जनसंख्या का अनुपात बढ़ गया। ये दोनों का बाकायदा उन्होंने रेशो भी बताया है, जो इस समय स्क्रीन पर भी चल रहा है। जी आदरणीय दोगने जी। जी, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ मोहन भागवत जी, सबसे पहले तो ये बताएं कि राजनीतिक संगठन है या ये सांस्कृतिक संगठन। अपने आप को सांस्कृतिक संगठन बताते हैं और नई नई समस्या देश में पैदा करते हैं। भाई ये चुनाव के टाइम में ये बातें क्यों आती हैं? चुनाव के पहले बातें करें ना, चुनाव के बाद और पहले। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आप तो भाजपा के हाईकमान है, संघ जो है भाजपा का हाईकमान है। अगर हाईकमान है, सरकार में आप बैठे हो, तो आप लाए कानून, स्वागत करेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। पर जिस तरह से गुमराह कर रहे हैं जनता को, वो ठीक नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ 51 से लगा के अभी तक की अगर ग्रोथ देखें, हम धर्मों के आधार पर भी ग्रोथ देखें तो कोई बड़ा भारी अंतर नहीं है। आपको बताना चाहता हूँ 2004 से 5 के बीच में मुस्लिम जनसंख्या का फर्टिलिटी रेट था 3.4, हिंदुओं का था 2.4। अब 15 में हो गया मुसलमानों का 2.62 और हिंदुओं का हो गया 2.13। तो कहाँ अंतर आ रहा? जिस तरह के ये बोलते हैं कि जनसंख्या 50 तक डबल हो जाएगी, 30 तक ऐसा हो जाएगा, ये गुमराह करना है और कुछ नहीं है। मेरा तो ये निवेदन है कि आप अपना काम करें और आप सांस्कृतिक गतिविधि चलाते हैं तो सांस्कृतिक गतिविधि चलाएं, या सरकार आपकी है, भाजपा की सरकार है, आप वहाँ चला दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये पब्लिक में भाषणबाजी कर पब्लिक को गुमराह करके और पब्लिक को आपस में भिड़ा के, हिंदू मुस्लिम के आपस में लड़ाई करा के ये देश को ठीक नहीं कर सकते। देश को अच्छा रखना है तो वसुधैव कुटुंबों की भावना चलना पड़ेगा, राम राज्य की भावना से चलना पड़ेगा। आप अगर ये अलग अलग लोगों को बांटेंगे तो तकलीफ आएगी। मेरा तो ये क्वेश्चन है कि जब मुगल भी यहाँ राज करके गए तब कौन से हिंदू धर्म पे संकट आ गया था? तब भी हिंदू धर्म जीवित था और आज भी जनसंख्या हिंदू धर्म की ज्यादा है। जब मुगल राज करके गए, कि अपने अंग्रेज राज करके गए जो ईसाई धर्म के थे, उन्होंने कौन से ईसाइयत यहाँ फैला के गए? हिंदू कौन से कम हुए? कभी कोई कम नहीं हुआ है। सिर्फ ये बातें करते हैं और चुनाव के टाइम में ये बातें कर लोगों को गुमराह करते हैं और वोट को बांटने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। चलिए, आपके सवालों पर मैं जवाब लूंगा मालवी जी से। उससे पहले हमारे साथ संदीप पौराणिक जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। बहुत बहुत स्वागत है सर, आपके पास ही आना चाहूंगा। आदरणीय पौराणिक जी, जो बात चल रही है संघ प्रमुख के बयान के मायने की, उसमें बीजेपी का तो साफ तौर पर बीजेपी ने चिंता जताई है। बीजेपी का कहना है कि हाँ, हम अक्षरशः उनकी बात का पालन करेंगे, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है सर कि ये केवल और केवल देश में आगामी चुनाव को लेकर दिया गया एक बयान है। किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, हमें ये तो मानना पड़ेगा कि जनसंख्या एक समस्या है जी। हमारे पास जो घोषित स्रोत हैं वो तो सीमित है, उन्हें बहुत ज्यादा इजाफा नहीं हो रहा, लेकिन जनसंख्या हमारे यहाँ तेजी से बढ़ रही है। मोहन भागवत ने भी बढ़ती जनसंख्या की तरफ इशारा किया है। इससे हर कोई सहमत होगा कि बढ़ती जनसंख्या देश के हित में तो नहीं है जी।
चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। लेकिन बात यह आ जाती है कि हमारे यहाँ राजनीतिक दल हैं जिन्हें कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ दिखता है किसी के भी बयान पे। आप ये देखिए कि दिग्विजय सिंह जी जब बयान देते हैं तो उस पर बीजेपी हमलावर हो जाती है और उन्हें बताती है कि वो अल्पसंख्यक परस्त होने की बात करते हैं। जब मोहन भागवत वही उसी तरह की बात कहते हैं तो कांग्रेस ये कहती है कि वो हिंदुओं की और बंटवारे की बात करते हैं। पहली चीज तो ये कि दोनों दल इस बात से सहमत हैं कि नहीं है कि जनसंख्या वृद्धि देश के लिए घातक है। इसी तो हमें सहमत होना पड़ेगा ना। इसके लिए हमारे यहाँ कोई पॉलिसी होनी चाहिए, इससे भी सहमत होंगे। सवाल यह है कि राजनेताओं के बयानों के आधार पर बात कह देना कि ये बंटवारे की राजनीति है, ये एक वर्ग की परस्ती की बात है, ये दुर्भाग्यपूर्ण होता है। क्योंकि राजनीतिक दलों को राजनीति का लाभ दिखता है। वो ये सोचते हैं कि हमें इससे किससे लाभ होगा, हम किसके पोल में खड़े हो जाएं। तो दुर्भाग्य है कि जनसंख्या तो बढ़ रही है ना हमारे यहाँ। जहां तक फर्टिलिटी रेट की भी बात आती है तो ये बात बिल्कुल सही है कि किस गिर दोनों की रही है, लेकिन एक वर्ग की जो फर्टिलिटी रेट है वो हमारे देश की औसत से ज्यादा है। ये भी हमें स्वीकारना पड़ेगा। तो सवाल ये है कि क्या हम जनसंख्या को लेकर चिंतित हैं या सिर्फ राजनीति करेंगे। चुनाव आते हैं, दल उस मुद्दे को उठाते हैं, राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन होता वही है, चुनाव निकल जाते हैं, सब मौन बैठ जाते हैं। तो हमें एक नीति तय करनी पड़ेगी, राजनीतिक दलों को भी मानस बनाना होगा कि बढ़ती जनसंख्या को हम रोकें कैसे, इसका रास्ता तो हमें खोजना होगा। आदरणीय मालवीय जी, नीति चाहिए सर देश को, और आप लोग तो इतने पावरफुल पार्टी के तौर पर हैं सर। देश में भी आपकी सरकार है, प्रदेश में भी आपकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी आपकी सरकार है। देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, 20 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या वाला प्रदेश। तो वाकई में अब ऐसा माना जाए कि बीजेपी, क्योंकि कॉमन सिविल कोड को लेकर एक चर्चा होती रहती है, वो एक अलग विषय है, लेकिन अभी जो वर्तमान में संघ प्रमुख का जो बयान है वो कहीं ना कहीं इस तौर पर तो देखा जाए कि वाकई में जनसंख्या एक महत्वपूर्ण जरिया बन गई है, ना केवल मुद्दों का बल्कि देश को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करने का भी। देखिए, सबसे पहले तो मैं दोगने जी की बात पर आना चाहूंगा कि दोगने जी को इतिहास का ज्ञान नहीं है, और मुझे बड़ी निराशा हुई कि दोगने जी को ना मध्यकाल का ज्ञान है, ना उनको मुस्लिम काल में हुए अत्याचारों का ज्ञान है, ना उन्हें कन्वर्जन की। दोगने जी फर्टिलिटी रेट बता रहे थे सर, उनका कहना था कि हिंदू मुसलमान का जो फर्टिलिटी रेट है वो लगभग इक्वल उन्होंने बताया था जी। फर्टिलिटी रेट भी ज्यादा है और वो केवल उसके लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आप अपने शहर, अपने गांव को देखेंगे तो आपको खुद पता लग जाएगा कि पहले क्या था और अब क्या है। और इस देश में जब विभाजन हुआ तब देश की संख्या का मात्र 20% थे। आज जो है केवल 20% तो इंडिया में है, उसके बाद बांग्लादेश हो गया, उसके बाद पाकिस्तान हो गया। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश सबकी सीमा मिला करके भी वो इतना नहीं थे जितने आज है। तो कितनी तेजी से ये मात्रा बढ़ी है अगर सबको हम जोड़ लेंगे तो वो मेरे ख्याल से उनको चश्मा लगा है तुष्टीकरण का, और वो सत्य नहीं देख पा रहे हैं। उनको, कांग्रेस को मोतियाबिंद है कि वो मुसलमानों के मामले में सत्य को भी एक तरफ हटा देती है और फिर बात करती है। देखिए, ये किसी एक वर्ग का, पंथ का, धर्म का विषय नहीं है। अच्छी बात। हमारी आने वाली संततियां कैसे जिएगी, ये बहुत अच्छी बात बोली आपने जी। कैसे हम प्रगति करेंगे, हमारे स्कूल, हमारे कॉलेज, हमारे जल संसाधन, हमारे जंगल, हमारी जमीन, हमारी सड़कें, हमारे कारखाने, ये कैसे एग्जिस्ट करेंगे। क्या समाज में अपराध बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। फिर जिनको जो बड़ी संख्या में आ रहे हैं, आ गए, जम गए, तो बहुत बड़ा विषय ये राजनीति का नहीं है, बीजेपी कांग्रेस का। और मुझे तो ऐसा लगता है कांग्रेस, दोगने जी उस स्तर के मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस को भी विचार करना चाहिए कि जो मुस्लिम जनसंख्या बढ़ती है कांग्रेस को एक तरफ हटा देती है और अगर कठोर शब्दों में तो कांग्रेस को उठा करके फेंक देती है और दूसरी पार्टी के साथ चली जाती है। तो कांग्रेस भी इसके तुष्टीकरण में अंधे ना हो विवेक जी, इनको भी समझ आना चाहिए जी। जहाँ मुसलमान एक आबादी से ज्यादा हुए, उन्होंने कांग्रेस को एक तरफ कर दिया। उत्तर प्रदेश देख लो, बिहार देख लो, आसाम देख लो। बिल्कुल, तो इसको भी समझना चाहिए। और ये केवल राजनीति का सवाल नहीं है। मैं फिर कहता हूँ कि देश में 2% भूमि है हमारे पास पूरे विश्व की, और 16% आबादी है हमारे पास। तो कहाँ 2%, कहाँ 16%। हमारे पास जो जल है वो बहुत कम है, कुछ नहीं है हमारे पास, केवल 3% जल है दुनिया का, और हमारे पास आबादी कितनी है।
तो आप देखिए चीन जो है हमसे केवल, हम तो चीन के बराबर हैं, हमारी संख्या 150 करोड़ है, क्योंकि बहुत सारी संख्या ऐसी है जो अभी आई नहीं है। 120 करोड़ जो है वो आधार बन चुके हैं, और आप देखोगे कि बहुत सारे लोगों के आधार अभी बने ही नहीं है। तो हम तो चीन के बराबर है, लेकिन चीन की जो भूमि क्षेत्र है वो हमसे 3 गुना है, ज्यादा है, क्षेत्रफल ज्यादा है, हालांकि जनसंख्या में भी वो अभी ज्यादा है। डॉक्टर रामकिशोर दोगने जी, मालवीय साहब का ये बात साफ तौर पर ये कहना है सर कि ये राजनीति का विषय नहीं है, राजनीति से इतर इसको देखा जाए और किसी तरह का चश्मा ना लगाया जाए। सही, बिल्कुल बिल्कुल सही है, मैं भी सहमत हूँ, इसमें राजनीतिक चश्मा नहीं होना चाहिए। पर ये सांस्कृतिक संगठनों को ये बयान देना चाहिए क्या कि हिंदू मुस्लिम मुसलमान बढ़ रहे हैं, हिंदू कम हो रहे हैं, ये हो रहा है, ये देना चाहिए बयान क्या? ये बयान ठीक है क्या देश के लिए? तो मेरा तो ये कहना सम भाव से रखे, सर्वी धर्म हमारे यहाँ है, सब धर्म मिलकर चले और सबके लिए लागू हो। जनसंख्या नीति लगाएं, लागू करें ना, सरकार आपकी है, आपके पास केंद्र में सरकार है, आप लागू करें वहाँ सबके लिए, और सभी को अपनाना चाहिए उसको। हम क्या मना कर रहे हैं आपको इस चीज के लिए? पर ये हिंदू मुस्लिम बात करके इसको गुमराह करने के अलावा और कुछ नहीं होता है, इसलिए मेरा कहना ये पड़ रहा है। ये आपसे बात करें, हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो या मुस्लिम हो या कोई भी धर्म का हो, वो सब लोगों के लिए समानता का कानून लागू करें ना। हम मना कहाँ कर रहे हैं आपका? आप करें, आपको बहुमत है, आपके पास सब चीजें हैं, तो आप लागू करें ना। पर लागू नहीं करेंगे, आप पब्लिक को बयान देंगे, पब्लिक को बयान देकर उसको उछालेंगे, खूब उसको मुद्दा बनाएंगे और मुद्दा बनाकर उसको वोट की राजनीति पर लेकर आएंगे, तो ये ठीक नहीं है। ये ठीक करने के लिए सरकार आपके पास है, आप सरकार से कानून पास करें, बनाए कानून। बिल्कुल। चलिए चिंतामणि मालवीय जी, एक अंतिम प्रतिक्रिया आपकी, उसके बाद फिर संदीप जी का रुख करेंगे। बस मैं यही कहना चाहूंगा कि देश के तमाम राजनीतिक दलों को ऐसे ज्वलंत मुद्दों पर एकमत आना चाहिए और इस पर कोई राजनीतिक हित या अहित न देखते हुए देश का विचार करना चाहिए। और आज इस समय की मांग है कि हम सब जनसंख्या नियमितीकरण पर विचार करें और एक मत होकर उसको लागू भी करें। इसमें कोई तुष्टीकरण, कोई किसी का सवाल नहीं होना चाहिए। उसी से देश प्रगति करेगा, उसी से नया समाज चलेगा। चलिए, आदरणीय संदीप पौराणिक जी, आपकी प्रतिक्रिया सर। मेरा तो विवेक जी एक साफ कहना है कि इस पर एक नीति बननी चाहिए और राजनीतिक दलों को राजनीतिक लाभ छोड़ के देश हित में सोचना चाहिए, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। जब तक हम एक रास्ता नहीं खोजेंगे तब तक देश की प्रगति कैसे होगी? जनसंख्या बाधक है ना प्रगति में, कहीं ना कहीं ये दोनों दल मानते हैं। तो ये दोनों दल जो बात करते हैं, इन्हें एक मंच पर भी आना चाहिए। चुनाव होते रहेंगे, सरकारें बनती रहेंगी, सत्ता में आते रहेंगे, सत्ता से बाहर होते रहेंगे, लेकिन देश सबसे बड़ा है। लिहाजा दोनों राजनीतिक दलों को एक समन्वित प्रयास करने चाहिए, ना कि किसी वर्ग के जरिए, हिंदू या मुस्लिम के जरिए अपनी वोट बैंक की राजनीति मजबूत करनी चाहिए। दोनों दलों में ऐसे लोग हैं जो अपने वोट के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। वह मनस्यता अगर लोगों में फैल रही है तो उसके लिए बड़ा दोष राजनीतिक दलों का है। बिल्कुल, वैमनस्यता किसी तरह की नहीं फैलनी चाहिए। बिल्कुल सही बात कही आपने। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम पर जुड़ने के लिए। तो आबादी पर सियासत आबाद ये विषय इसीलिए रखा गया था क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि संघ की बात, संघ प्रमुख का बयान सामने आए और इस पर सियासत ना हो। लेकिन अच्छी बात यह है कि बीजेपी कांग्रेस दोनों के प्रवक्ताओं का साफ तौर पर यही कहना था कि राजनीतिक चश्मे से इसे ना देखा जाए और देश के लिए जो सबसे बड़ी समस्या है जनसंख्या का बढ़ना, उस पर न केवल चर्चा हो बल्कि जल्द से जल्द एक कानून आने की भी आवश्यकता है, तभी इस समस्या से निजात निकल सकता है। जो बात बीजेपी के प्रवक्ता आदरणीय मालवीय जी ने कही कि चाइना का उन्होंने जो उदाहरण दिया, लेकिन चाइना हमसे क्षेत्रफल में भी ज्यादा है, अगर उसकी जनसंख्या हमसे ज्यादा है तो वो क्षेत्रफल में भी हमसे ज्यादा है, ये बात भी उन्होंने कही। तो ये साफ तौर पर है कि आने वाले समय में और भी इस पर चर्चा होगी क्योंकि सवाल जनसंख्या का है। साउथ एशिया की अगर हम बात करें तो चाइना और भारत यही दो ऐसे देश हैं जिसकी जनसंख्या विश्व में सबसे ज्यादा है, क्रमशः पहले और दूसरे नंबर पर। तो जनसंख्या की बात हो और भारत में अभी किस तरह से इसको कंट्रोल किया जाएगा, किस तरह से नई जनसंख्या नीति पर विषय पर चर्चा होती है, ये देखना होगा। फिलहाल के लिए इंडिया स्पेशल में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।